हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रॉब्लम्स में इरडोक की प्रॉब्लम नंबर 3.17 डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर डिपेंड्स ऑन अ पोलर एंगल थीटा एज सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा व सिग्मा नॉट इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमसे कह रहा है कि एक आर रेडियस का स्फीयर है, ये हमारा आर रेडियस का स्फीयर है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो किसके द्वारा दी जा रही है? वो दी जा रही है सिग्मा नॉट कॉस थीटा के अकॉर्डिंग। और थीटा क्या है? हमारा पोलर एंगल है। और सिग्मा नॉट क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। फिर कह रहा है सो दैट सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड as a result of a small relative shift of two uniformly charged balls of radius r whose charges are equal in magnitude and opposite in sign। फिर हमसे आगे कह रहा है कि आप ये शो कीजिए कि ये जो सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट किया जा सकता है दो आर रेडियस की बॉल के कॉम्बिनेशन से, जिनका सेंटर हम स्लाइड सा शिफ्ट किए हैं और दोनों बॉल्स कैसी हैं? अपोजिट चार्ज हैं। एक पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? फिर कह रहा है रिसोर्टिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इनसाइड द गिवन स्फीयर। मतलब अब कह रहा है कि इस रिप्रेजेंटेशन को, ये वाला, ठीक है, इसको यूज करते हुए आप स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट कीजिए। क्लियर? तो देखिए हमको इसमें क्या शो करना होगा। हमारे पास क्या है, ये पहले से दिया गया है, ठीक है। इस पर एक स्फीयर है आर रेडियस का, ये आर रेडियस का स्फीयर है, ठीक है। और इस पर कह रहा है कि जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो जो है सिग्मा नॉट कॉस थीटा के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। और थीटा क्या है हमारा? सिग्मा नॉट कॉस थीटा, थीटा है यहाँ पे पोलर एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। क्लियर? मतलब जैसे जैसे हम जो है इस स्फीयर पे, ठीक है, ठीक है, जो है एंगुलर डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ये जो है चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। कह रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट होगा दो बॉल्स, ठीक है, आर रेडियस की, और उनका जो सेंटर है वो हल्का सा शिफ्ट करके अगर हम एक दूसरे पे ओवरलैप कराएं और दोनों बॉल्स क्या हैं? अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, तब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन दो के बराबर होगा। अब देखिए एक बॉल हमारी नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज, तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये हमारी जो बॉल है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है एक की माइनस रो, क्लियर, और एक दूसरे की जो पॉजिटिवली चार्ज है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है प्लस रो। क्लियर है? अब देखिए ये जो हमारा रीजन है, ये ओवरलैपिंग जो रीजन है, ये रीजन, जितना इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉल के कारण, उतना ही नेगेटिव चार्ज बॉल के कारण नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तो हमारा रीजन जो है, ये इतना ओवरलैपिंग रीजन, ये चार्ज फ्री हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये हमारा क्या है? ये चार्ज फ्री रीजन हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, जो हल्का सा जो है हमारा रीजन बचा हुआ है जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज बॉल का रीजन। तो यहाँ पे इसके सरफेस पे कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? इस रीजन में हमारा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और इस रीजन में देखिए कैसा चार्ज होगा? ये पॉजिटिव चार्ज बॉल के कारण है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? अब हमसे कह रहा है कि ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो जो है इक्विवेलेंट है इसके। अब हमें क्या करना है? देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एक सेंटर है पहले बॉल का, जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम ओ लिख ले रहे हैं, और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज बॉल है उसका सेंटर हम ओ डैश लिख ले रहे हैं, ठीक है। और ये हम मान रहे हैं कि जितना जो इसमें शिफ्ट हुआ है सेंटर का, वो डी अमाउंट से शिफ्ट हुआ है। क्लियर? अब देखिए इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं सेंटर के, इनके मिड पॉइंट से हम थीटा एंगल बनाता हुआ एक जो है इसमें से छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। और वो एलिमेंट कैसा कट करेंगे? सिलेंड्रिकल एलिमेंट। जैसे ये हमने जो है एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कट किया। क्लियर? अब ये देखिए ये इस डायरेक्शन से, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। अब हमको क्या करना है,
इसमें जो चार्ज आएगा, ठीक है, उस चार्ज को कैलकुलेट करना होगा। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो है इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, dv। वॉल्यूम ये छोटा सा है तो इसका वॉल्यूम भी हम dv मान लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो इसका सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन हम अगर dA लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन dA, क्लियर। और ये जो लेंथ है हमको, ये अगर हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ये लेंथ अगर कैलकुलेट कर लें और डी ए में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको डी भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब इस इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको दी ही गई है रो, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस छोटे से सेगमेंट पे हमको चार्ज मालूम चल जाएगा, क्लियर। अब देखिए, ये जो हमारा सेंटर है, दोनों बॉल का सेंटर कितने से शिफ्ट किया गया है, डी से शिफ्ट किया गया है। तो मतलब हर एक पॉइंट, देखिए ये जो पॉइंट है ये भी डी से शिफ्ट हुआ होगा, ये जो पॉइंट है ये भी डी से शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो शिफ्ट है वो सेम होगा। ये भी डी से शिफ्ट हुआ, ये भी डी से शिफ्ट हुआ। हर एक पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हर पॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टली डी से ही शिफ्ट हुआ होगा। लेकिन ये जो हमारी हाइट है ये डी के बराबर नहीं होगी। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए, अगर हम इसको बाहर ड्रॉ कर लें, देखिए ये हमारा जो है एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसको हमने कट किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, देखिए ये कुछ इस तरह का जो है अरेंजमेंट है, ये क्लियर। अब देखिए ये पॉइंट हॉरिजेंटल कितने डिस्टेंस पे, हॉरिजेंटल तो हमारा सेम, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है डी, और ये एंगल कितना है हमारा थीटा एंगल। तो ये जो हाइट होगी हमारी, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए ये हाइट हो जाएगी हमारी, यहाँ से देखिए ये जो है आपका ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। तो ये हम अगर ये हाइट कैलकुलेट करें तो ये हाइट हमारा हो जाएगा डी कॉस थीटा, मतलब ये जो हमारी स्लैंट हाइट होगी वो डी कॉस थीटा के बराबर होगी, क्लियर है। तो ये डी कॉस थीटा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका हमने क्रॉस सेक्शन डी ए लिया। अब ये जो हमने सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया, अगर इसका जो वॉल्यूम है वो डी वी वॉल्यूम है, तो डी वी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी ए इंटू लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है डी कॉस थीटा, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा डी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमको इसमें चार्ज कैलकुलेट करना है कि इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, तो अगर इस पे डी क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो डी क्यू चार्ज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम क्या करें, डेंसिटी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो डी वी इंटू रो, क्लियर। अब ये हो जाएगा रो, और डी वी हमारा कितना है डी ए इंटू डी कॉस थीटा, क्लियर। तो ये हमें डी क्यू मिला। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, देखिए डी क्यू इक्वल्स टू हुआ हमारा, डी क्यू इक्वल्स टू रो डी ए इंटू डी कॉस थीटा, क्लियर। अब अगर हम डी क्यू बाई डी ए लिखें, डी क्यू बाई डी ए कर दें, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रो डी कॉस थीटा। अब देखिए ये डी क्यू बाई डी ए क्या है, ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये क्या है चार्ज अपॉन एरिया, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा, ये हमारा सिग्मा हुआ। तो हमारा सिग्मा कितना हुआ, यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी आ गई सिग्मा इक्वल्स टू रो डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमसे कह रहा था कि आपको ये शो करना है, पीछे देखिए, कि ये जो है सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह के अरेंजमेंट से शो किया जा सकता है। मतलब अगर हम इस पर भी ये शो कर देते कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी इसी तरह से सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा के फॉर्म में दी जा सकती है, तब हमारा दोनों जो है, ठीक है, चार्जर डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस रोडी को सिग्मा नॉट से रिप्लेस कर दें तो हम सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा
मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिस फॉर्म में इस स्फीयर पर था वही जो है दो बॉल्स के कॉम्बिनेशन से हमको मिला है। ठीक है, कब? जब दोनों बॉल अपोजिट चार्ज हैं और दोनों का सेंटर स्लाइड सा जो है शिफ्ट है, तब हमको इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल रही है वो भी, और यहाँ पर जो स्फीयर है उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी, दोनों एक ही तरह से दी जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा ये प्रूव कर दिए, और जहाँ पे हमारा सिग्मा नॉट किसके बराबर है? रो इंटू डी के। क्लियर? तो एक पार्ट हमारा हो गया है। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसी को यूज करते हुए ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा टू बॉल्स के थ्रू, ठीक है, अपोजिट चार्ज, तो इसी को यूज करते हुए आप इसके अंदर, ठीक है, स्फीयर के अंदर आप फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए ये फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम चलिए गॉस थ्योरम अगर थोड़ा सा यूज कर लें, ठीक है, अगर ये मान लीजिए हमारा स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर से किसी भी एक डिस्टेंस r पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? हम एक गसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक, उस रेडियस का एक गसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर गॉस लॉ यूज करते हुए फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा r डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए इसके हर एक पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो रेडियल आउटवर्ड होगी, ठीक है, और जो हमारा जो है सरफेस या एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? गॉस थ्योरम अगर यूज करें तो ई इंटू सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसमें आर रेडियस अगर है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इन। अब यहाँ पर देखिए आर रेडियस है अगर, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? अगर इस पर चार्ज डेंसिटी रो है तो चार्ज हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है हमारा? 4/3 पाई r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी स्फीयर के अंदर r सेंटर से r डिस्टेंस पे, वो हो जाएगा हमारा, देखिए इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एक r बचेगा, तो ये हो जाएगा ई हमारा आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर? अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें और ये फील्ड हमारी रेडियली आउटवर्ड होती है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू रो वेक्टर आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम का जो है नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो कुछ ऐसा जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन था, है ना। तो इसको हमको जो है देखिए ये था, ठीक। अब हम ये मान जो है ये हमारा जो है इसका सेंटर यहाँ था और एक का सेंटर ये है, इसमें जो है शिफ्ट है डी का, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर हमको फील्ड बताना है। तो देखिए यहाँ से पहले वाले जो है बॉल के कारण, ठीक है, यहाँ पर, और सेकंड वाले बॉल के सेंटर से इस डायरेक्शन में हमको बताना है, और ये सेंटर हमारा ओ है और ये ओ डैश है, तो ओ से ओ डैश को मिला देते हैं, ठीक है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये हमारा वेक्टर डी हो जाएगा या वेक्टर ओ ओ डैश। क्लियर? यहाँ पर देखिए पहले वाले के कारण जो इस पी पॉइंट पर फील्ड है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगी? वो ओ पी डायरेक्शन में होगी। सेकेंड बॉल के कारण जो पी पॉइंट पर फील्ड होगी वो ओ डैश पी के डायरेक्शन में होगी। अब हमको रिजल्टेंट फील्ड चाहिए होगा। एक हमारा बॉल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और एक क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल दोनों स्फीयर या दोनों बॉल्स के कारण फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड के लिए क्या करेंगे? दोनों को वेक्टरली सम अप कर लेंगे। तो पहले हम इसके कारण अगर लिखें, नेगेटिव चार्ज बॉल के कारण, तो ई माइनस हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रो, ठीक है। रो कितना हमारा यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस रो, अच्छा किस डायरेक्शन में? वेक्टर आर था, तो वेक्टर आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ पी। तो रो वेक्टर ओ पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये पी पॉइंट पे हमारी फील्ड आ जाएगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बॉल के कारण। अब अगर हम इस
ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉल है इसके कारण, ठीक है, इस पे पॉइंट पर फील्ड लिखें तो देखिए इसका सेंटर ओ डैश है और ओ डैश से इस पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ओ डैश पी के डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर अगर लिखें वेक्टर ई पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज बॉल के कारण बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रो, और किस डायरेक्शन में, ओ डैश पी के डायरेक्शन में। तो वेक्टर ओ डैश पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब नेट फील्ड हमको चाहिए इस पॉइंट पी पर, नेट फील्ड। तो ई नेट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। तो वेक्टर ई नेट इक्वल्स टू वेक्टर ई पॉजिटिव प्लस वेक्टर ई नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए ई पॉजिटिव हमारा कितना है, रो वेक्टर ओ डैश पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर ई माइनस कितना है, माइनस रो वेक्टर ओ पी अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हम इसमें रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट वेक्टर ओ डैश पी माइनस वेक्टर ओ पी। क्लियर। ये हमको इतना मिला। अब देखिए ये जो है हमारा, ये जो ट्रेंगल बन रहा है, अगर हम इस ट्रेंगल में लिखें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ ओ डैश प्लस वेक्टर ओ डैश पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, वेक्टर ओ डैश को हम वेक्टर डी भी लिख सकते हैं, तो ये हुआ मतलब वेक्टर डी प्लस वेक्टर ओ डैश पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। क्लियर। अब हम इसमें से ओ डैश पी या वेक्टर ओ पी, ठीक है, तो वेक्टर ओ पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। अब वेक्टर ओ पी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमको मिल जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट वेक्टर ओ डैश पी माइनस वेक्टर ओ पी कितना है, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ओ डैश पी। क्लियर। अब देखिए फाइनली ये जो है वेक्टर ओ डैश पी और वेक्टर ओ डैश पी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस वेक्टर डी। तो ये हमको ई नेट मिल गया। क्लियर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और से लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस रो वेक्टर डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो स्फीयर के अंदर हमें ये फील्ड मालूम चल गया। क्लियर। और ये कहाँ पर है, ये ओवरलैपिंग रीजन में है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा ई नेट जो आया, वेक्टर ई नेट इक्वल्स टू माइनस रो वेक्टर डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फील्ड अगर देखो ध्यान से, तो ये फील्ड हमारी कांस्टेंट होगी, ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग रीजन के अंदर, मतलब अगर हम चलिए ड्रॉ करते हैं, ये जो हमारा स्फीयर है और इसका जो है ओवरलैपिंग रीजन जो है, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ पर देखिए वेक्टर डी क्यों कांस्टेंट है, पहले ये भी देख लेते हैं कांस्टेंट क्यों है। ये रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना टर्म तो कांस्टेंट ही है, और वेक्टर डी भी हमारा कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक जो है ये इस डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में हमारा सेंटर में शिफ्ट हुआ था, ठीक है, ये ओ है और ये ओ डैश है, ये डी, इसका मैग्नीट्यूड भी शिफ्ट हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और इसके डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ओ से ओ डैश की तरह। तो ये हमारा जो है ई नेट, ये क्या है, कांस्टेंट, और इसकी डायरेक्शन क्या है, वेक्टर डी के अपोजिट है। मतलब इस ओवरलैपिंग रीजन में हर एक पॉइंट पे हमारी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से शो की जाएगी, ठीक है। इस ओवरलैपिंग रीजन में हमारी जो फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर। तो यहाँ पे ये ई जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्लियर। कांस्टेंट मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होगा। क्लियर है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
क्लियर। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी और होपफुली आपको ये पूरी प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।